हमारे बीच हैं जाने माने अर्थशास्त्री श्री रोशनलाल अग्रवाल जी। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। सभी को नमस्कार। सर, जैसा कि ये कार्यक्रम कई एक दिन से चल रहा है और लोगों को तरह तरह सवाल आ रहे हैं। आपकी जो पुस्तक है गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा बननी चाहिए, जैसा कि उसमें बताया गया है कि सभी को 10,000 प्लस लाभांश के रूप में दिया जाएगा जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे फ्री में पैसा मिलने से लोग आलसी हो जाएंगे, कमाने के प्रति उनका नजरिया बदलेगा? मुझे आपकी बात बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन सारे लोग आलसी हो जाएंगे, इसे मुफ्त का पैसा मानेंगे, ये भ्रांतियां हैं, ये गलत है। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत एक सार्वभौमिक देश है और सारे नागरिक इसके नागरिक हैं अर्थात मालिक हैं। तो कौन बड़ा मालिक है और कौन छोटा मालिक है, यह अपने आप में बहुत गलत दृष्टिकोण है। हमारा कहना यह है, अगर देश के सारे नागरिक देश के मालिक हैं तो सारे लोगों का इसके सारे प्राकृतिक संसाधनों पर समान जन्म सिद्ध अधिकार है कि नहीं? हाँ, यह मैं मानता हूं कि सबकी बुद्धि समान नहीं है, सबकी योग्यता समान नहीं है, सबकी रुचि समान नहीं है, सबकी आवश्यकताएं भी समान नहीं है। ऐसी स्थिति में सब लोग अपनी स्वतंत्रता के अनुसार अपना अपना रोजगार करते हैं। कोई कम कमा पाता है और कोई ज्यादा कमा पाता है। ये आर्थिक असमानता तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन यह तो आपको मानना ही पड़ेगा, इस देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार है। और अगर आप इसे मानते हैं तो एक व्यक्ति का न्यायपूर्ण अधिकार क्या होगा? सवाल न्यायपूर्ण का है। अगर परिवार में 5 कमाने वाले हैं तो उनकी आय अलग अलग हो सकती है, लेकिन परिवार की सारी संपत्ति में सारे समान हकदार होते हैं। तो वही फार्मूला क्या देश के बारे में लागू नहीं होना चाहिए? अर्थात अगर हम देश के नागरिक का जन्म सिद्ध अधिकार उसकी गणना करना चाहें, उसके बारे में जानना चाहें, तो क्या वह औसत सीमा तक ही नहीं होना चाहिए? औसत का मतलब यह होगा कि देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों, संपत्ति का कुल मूल्य जोड़ लिया जाए और उसको इस देश की जनसंख्या से भाग दे दिया जाए, फिर चाहे वो किसी उम्र का हो। तो एक व्यक्ति जितनी संपत्ति का मालिक माना जाएगा वह औसत संपत्ति अर्थात सबकी समान संपत्ति होगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा बनाइए। क्यों? क्योंकि आज देश का सारा धन मुट्ठी भर लोगों के पास इकट्ठा हो गया है और बाकी लोग उनके गुलाम की तरह रहने के लिए मजबूर हैं। वो दुर्दशा का जीवन जीते हैं, वो दुख भरा जीवन जीते हैं, वे शोषण का शिकार हैं, अपमान और उपेक्षा का शिकार हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई अगर ये कहे कि ये लोग आलसी हो जाएंगे, मेरा कहना ये है, भाई अपनी मेहनत का हिस्सा तो अलग अलग करिए, लेकिन शुद्ध लाभ इन साधनों से जो पैदा होता हो और उसमें से बजट का खर्च काटने पर जो शुद्ध लाभ बचे उसमें सबका समान हिस्सा होगा कि नहीं? तो मेरा कहना यह है कि आज की स्थिति में अगर हम इस आधार पर गणना करें तो एक व्यक्ति के हिस्से में कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह या 15,000 रुपये प्रति माह यह लाभांश आएगा। तो ये लाभांश देने में किसको आपत्ति है? लेकिन इससे ऐसा नहीं होगा सर कि अगर सभी लोगों के पास 15-15 हज़ार रुपये आ जाते हैं
तो उस कंडीशन में जो उसका वैल्यू है वो कमेगा नहीं, सभी लोग के पास एक समान पैसा आएगा तो सबको खरीदने का जो पावर होगा। देखिए, इसको थोड़ा गंभीरता से सोचिए। जी मैं बता चुका हूं कि जिनके पास औसत से ज्यादा धन होगा, जी सारा टैक्स केवल उन पर लगेगा। तो आज की स्थिति में इनकम टैक्स लगता है, और मैं पहले कह चुका हूं कि इनकम टैक्स फर्जीवाड़ा है, जीएसटी फर्जीवाड़ा है, और इसको चाहे कितना ही बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कितना ही बड़ा अर्थशास्त्री हो, हम उसको उसके साथ खुले आम संवाद करेंगे, बहस करेंगे, और जो समाज को पसंद होगा वही होगा। तो ऐसी स्थिति में सबके पास समान धन होगा ये नहीं हुआ। वो जो अपने ताकत के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी सोच के अनुसार जो कमाएंगे वो तो सबका अलग अलग होगा। अब कोई 1 लाख रुपए महीना कमाएगा, कोई 50 लाख रुपए महीना भी कमाएगा, ये तो मानते हैं आप, और कोई 5,000 और 10,000 में भी बड़ा मुश्किल से जिंदगी गुजारेगा। वो जो मेहनत का भाग है वह तो सबका अलग अलग होगा, होना भी चाहिए, लेकिन लाभ का भाग यह बराबर होगा। इसलिए लाभ बराबर होने पर भी जो अमीर है वो अमीर रहेगा, जो गरीब है वो गरीब रहेगा, और प्रकृति में जो परिवर्तन होता है वो उसके ऊपर भी कोई रोक टोक हम नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं ये कहूँगा इससे कोई खतरा पैदा नहीं होगा। ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल नया कंसेप्ट है, अभी तक इस कंसेप्ट पे लोग नहीं आए हैं। तो इस कंसेप्ट को लागू करने में सरकार को किस किस कई तरह की परेशानी आएंगी, आपको क्या लगता है किस किस तरह की परेशानी आ सकती है? निश्चित रूप से यह बहुत गंभीर बात है, लेकिन यह न्यायपूर्ण है। और देश में जो असंतोष है, जो आज भूखमरी जैसी स्थिति में समाज का बहुत बड़ा वर्ग जी रहा है, तो हमारी संवेदना और न्याय के प्रति हमारी सोच क्या यह नहीं होनी चाहिए कि यह अन्याय है? और यदि यह अन्याय है तो क्या इस स्थिति को नहीं बदलना चाहिए? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अमीरों पर टैक्स तो जरूर लगेगा, लेकिन मान लीजिए मुश्किल से 2% वार्षिक, 2.5% वार्षिक अगर संपत्ति कर लग भी जाएगा तो कौन सी फांसी आने वाली है? उनके 97.5% धन तो उनके पास रहेगा, और जो लाभांश मिलेगा उसमें भी उनकी हिस्सेदारी होगी, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। मतलब अडानी अंबानी को भी वह लाभ समान रूप से मिलेगा, और हमारे आप जैसे और मध्यम वर्ग से और मध्यम से भी नीचे जीवन जीने वाले लोगों को, उनको भी वह लाभ समान मिलेगा। तो अगर व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो जो लोग भूखमरी का शिकार हैं, जो अभाव का शिकार हैं, जो शोषण का शिकार हैं, उनकी जिंदगी अच्छी होगी, लेकिन अमीरों की जिंदगी खराब होगी यह मत सोचिए। उसमें कोई इन्फ्लुएंस या कोई संपत्ति पूंजी वो जो है किसी की समाप्त होने वाली नहीं है, यह मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। और जब तर्क करेंगे तो यह बात सिद्ध भी हो जाएगी कि अमीरों को कोई नुकसान नहीं होगा, उनके ऊपर 2% टैक्स में ऐसा नहीं है कोई प्रलय पैदा हो जाएगी। अभी भी अमीर ये 30% और 35% इनकम टैक्स देते हैं कि नहीं? और मैं उसके स्थान पर अगर उनकी संपत्ति के वास्तविक मूल्य के आधार पर अगर केवल 2-2.5% टैक्स लगाना चाहता हूं वार्षिक, तो ये बताइए उनके साथ न्याय हुआ कि अन्याय? लेकिन बावजूद इसके जो कोई हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मैं यह बात बिल्कुल आपके सामने कह रहा हूं। अर्थव्यवस्था चूंकि जटिल मुद्दा है और यह लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन मैं तो 30-35 साल के अपने अनुभव के आधार पर सबको चुनौती दे रहा हूं। अगर कोई भारत का या विश्व का बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है तो सामने आएगा कि नहीं? सामने आना चाहिए।
और यदि वह हमें अब अगर समझा सके कि यह उनके साथ अन्याय है तो हम उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं आज तक के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि देश की नहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था कुछ ताकतवर लोग चलाते हैं, जो सबसे संपन्न लोग हैं वही सब कुछ करते हैं, और हमारे जैसे लोग उनके शोषण का शिकार होने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके जीने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। और यह आप रोज देखते हैं। इसलिए जो खतरा आप बता रहे हैं मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं कि वह खतरा है ही नहीं, और जो अधूरी बात करके केवल समाज में अपनी दादागिरी को कायम रखना चाहते हैं, अपने शोषण को बनाए रखना चाहते हैं, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और मैं यह बात कह दूं, फिर से कह दूं कि बेशुमार दौलत इकट्ठी करके और उसको अपने पास दबाकर जो रखने की प्रवृत्ति है वह तो मनुष्य मात्र की है। लोभ लालच का शिकार हर आदमी होता है, इसलिए मैं उनको अपराधी भी नहीं कहता। मैं कह रहा हूं यह टैक्स लगना चाहिए, और इसके अलावा कोई भी टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। जो सरकार के पास संपत्ति होगी तो उसका कर कैसे निर्धारण होगा? क्या वो सरकार कर देगी या उसको कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, मैं वैसे तो इसका उत्तर दे चुका हूं। क्या कहा मैंने? सरकार के पास जो बजट बनता है आय का एक स्रोत होता है। तो आय का स्रोत मैंने क्या बताया? औसत सीमा से संपत्ति अधिक जिसकी जितनी है, केवल उस जो संपत्ति सरकार के अधीन है, जैसे कि बहुत जंगल है या और भी जो है, जैसे हम लोग जू देखते हैं तो उसका इनकम है, जो बहुत कैपिटल है उसका वैल्यू ज़्यादा है लेकिन वो इनकम कम है, तो उसको आप कैसे निर्धारण करेंगे? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। संपत्ति कुल मिलाकर दो तरह की है। नंबर एक निजी और एक दूसरी सार्वजनिक। अर्थात सरकार के पास जो संपत्ति है वास्तव में वो समाज की है। सरकार संपत्ति की मालिक नहीं है, सरकार केवल मैनेजर है और हम उसको मालिक मान रहे हैं। और उसी को मालिक मानकर अगर हम कोई व्यवस्था बनाते हैं तो फिर सत्ता में बैठने वाला व्यक्ति उदंड होगा कि नहीं, मनमानी करेगा कि नहीं? तो इसको रोकने के लिए हम कहेंगे हमारे सिस्टम में गोपनीयता नाम की चीज नहीं होगी, उसमें सब कुछ पारदर्शी होगा। अर्थात सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति करेगा लेकिन वह समाज से छिपा नहीं सकता, और समाज से छिपा नहीं सकता तो भ्रष्टाचार कैसे करेगा? यानी कि आप कहना चाहते हैं कि गोपनीयता का कानून नहीं होना चाहिए है? गोपनीयता का कानून नहीं होना चाहिए। गोपनीयता होनी ही नहीं चाहिए। आज जिस संविधान की हम शपथ लेते हैं वही दोषपूर्ण है, उसमें गोपनीयता का प्रावधान है, और गोपनीयता का प्रावधान समाज के साथ धोखा होता है। और इसीलिए आज जितनी गुप्तचर संस्थाएं हैं उनके ऊपर विपक्ष के लोग आरोप लगाते रहते हैं कि सरकार ने मनमानी कर दी, हमारी जांच करा रही है, इसकी जांच कौन कराएगा? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर गोपनीयता हो ही नहीं तो लोग आपस में एक दूसरे पर यह आरोप भी नहीं लगाएंगे और पूरा समाज खुशहाल होगा। आपस में सब लोग एक दूसरे का विश्वास करेंगे तो जीवन सबका सुखी होगा कि नहीं? अगर 10,000 रुपये 15,000 रुपये महीना लाभांश के रूप में अगर हर आदमी को मिलने लगे तो फिर एक बात बताइए कि अभाव के कारण कोई भी किसी की नाजायज बात को, गलत बात को क्यों स्वीकार करेगा? उसके पास पैसा है, वो 10 बार कहेगा कि मैं भूखमरी का शिकार नहीं हूं भैया, तेरे को फोकट में मिलता तो करवा ले, मेरे क्या दिक्कत है? उस स्थिति में अगर इस परेशान व्यक्ति को 10,000 और 20,000 की नौकरी करनी पड़े, इसकी बजाय वह पूरी योग्यता के आधार पर और अपनी क्षमता के आधार पर वह बराबर में खड़ा होकर अगर अपना अधिकार मांगेगा तो आपको या हमको क्यों आपत्ति होनी चाहिए? तो इस तरह गरीबी से मुक्त होगा समाज।
आर्थिक असमानता के ऊपर अंकुश लगेगा, खत्म नहीं होगी। दोनों में फर्क कीजिएगा। और अगर ऐसा होगा तो जो समाज बनेगा पहले से ज्यादा खुशहाल होगा कि नहीं, एक दूसरे पर ज्यादा विश्वास होगा कि नहीं। सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति और विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति दोनों सीधी बात करने के लिए संसद में अपनी बात रखेंगे, और संसद में जब यह बात आएगी तो न्याय संगत बात के साथ पूरा समाज खड़ा होगा। और हम समाज को प्रशिक्षित करने के लिए और खड़ा करने के लिए, समझाने के लिए, उसे समझदार बनाने के लिए हम यह आर्थिक न्याय का चैनल चला रहे हैं। तो ये चर्चा जारी रहेगा, और चर्चा खत्म करने से पहले हम जाते जाते इस कार्यक्रम का समापन करें, उससे पहले हम सर से जानना चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम को, ये आपका जो थ्योरी है, इसके संबंध में भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखिए आप जानते हैं मैं आपातकाल में जेल में रहा हूं, और किसी प्रकार से मैं आज भी किसी प्रकार की पक्षपातपूर्ण बात नहीं कहूँगा। मेरे लिए तो सत्ता में कोई बैठा हो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई विपक्ष में बैठा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं हमेशा न्याय के पक्ष में बात करूँगा, और अगर किसी को भेद ही देखना है तो मुझे गरीबों का वकील कह सकता है। और मैं चाहता हूं कि अगर उस रूप में भी सरकार मुझे कभी अपनी बात रखने के लिए बुलाएगी तो मुझे पूरा विश्वास है। सर, सरकार से क्या कहेंगे? सीधा सीधा मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा, केंद्र सरकार, कि वह हमारी पूरी बात को सुने और समाज में गरीबी को खत्म करने के लिए केवल अमीरों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाए। और मैं बता दूं कि सारे देश में उनकी संख्या अधिक से अधिक 15 लाख है, यानी केवल 15 लाख लोग संपत्ति कर देंगे, और उसी से बजट बनेगा, और बजट के बाद जो शुद्ध लाभ होगा वह देश के सारे नागरिकों में समान रूप से बटेगा। यह पक्षपातपूर्ण नहीं है, और यही स्थिति पूरी भारत को नहीं, पूरी दुनिया को सुखी बना सकती है। चलते चलते सर एक सवाल और करना चाहेंगे, क्या आपने सरकार से या जो सरकारी कर्मचारी है इस संबंध में कोई पत्राचार या कुछ संपर्क करने की कोशिश किया है? बिल्कुल किया है। मैं कई वर्षों तक दिल्ली में रहा हूं, और प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर वित्त विभाग तक मेरा पत्र व्यवहार चला है, और सरकार ने उसका सीधे उत्तर आज तक नहीं दिया। मैं कारण भी जानता हूं, लेकिन अभी उसके ऊपर चर्चा तो व्यर्थ होगी, अभी करनी भी क्यों चाहिए। सरकार ने आज तक कोई उत्तर नहीं दिया, और मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंटों के बीच अपना विषय तर्क के लिए रखा है। मैंने पुस्तक का वितरण किया है। पुस्तक से कोई धन कमाना मेरा मकसद नहीं, ये आपको पता है। और जब चार्टर्ड अकाउंटेंटों के बीच इसकी चर्चा हुई तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि सर आपसे तर्क करना यह हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हम यह जान गए कि अगर आपकी बात चल गई तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम का कोई धंधा ये समाज में नहीं होगा। चलते चलते हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इन्होंने एक किताब लिखी है, गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा बनना चाहिए। आप ये इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन